volume and temperature are constant, and the fluctuating parameters are number of particle n and internal energy are fluctuating and while the system is open. Next. Okay, introduction of grand canonical ensemble. A grand canonical ensemble is a statistical ensemble that is used to represent the possible states of mechanical system of a particle that are in thermodynamic dynamic equilibrium with a reservoir. It is also known as a macro canonical ensemble. The system is said to be open here in a sense that the system can exchange energy and a particle with the reservoir so that various possible state of the system can differ in both their total energy and total number of particles. The system's volume, shape, and other external coordinates are kept constant or same in all possible state of the system. Next. Okay, so here by comparison of microcanonical, canonical, and grand canonical ensemble, the microcanonical ensemble describes an isolated system, while the canonical ensemble describes a system in a contact with a heat bath. In contact with a heat bath means there is a reservoir and the system is exchanging energy with the heat bath. In the grand canonical ensemble, the system is in contact with a heat bath as well as a particle bath. Here two parameters are changing: the heat bath and the heat and the particle. Here the system is exchanging its heat and particle with the reservoir. So in grand canonical ensemble, we consider an open system in a contact with a heat bath and a particle bath. The system is open, meaning that particle as well as heat can be exchanged between the path and the system. Next, Aruba. So अभी तक हमने देखा कि हम ग्रैंड कैनोनिकल इंसाम्बल होता क्या है। अब हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी होने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक ही सिचुएशन हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो सिस्टम्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, फिजिकली सेपरेट हैं, लेकिन क्या है कि उनके दरमियान में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास दो सब सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रिएक्शंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि हमारे पास लेट्स से अगर दो सिस्टम्स हैं वो सेपरेटेड हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर एक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे के नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि कंजर्व रहेंगे। सेकेंड सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो सब सिस्टम्स हैं, एक ए है और एक बी है, और वो दोनों एक ही सिस्टम एक रीजन ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और अगर उनके दरमियान रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक गैस है जिसके अंदर एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर फॉर्म बना लेंगे और मॉलिक्यूल्स जो वो डिसोसिएट होकर एटम्स फॉर्म कर लेंगे। लेकिन हम ओवरऑल अगर बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल ये कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों का सम अगर हम करते हैं तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। देन आ जाती है बात हमारे पास हीट और पार्टिकल रिजर्वायर की। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास हीट भी वेरी कर रही है और पार्टिकल्स भी वेरी कर रहे हैं। अब वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं कि हमने एक सिस्टम को एक हीट बात के अंदर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर में मैंने शो किया हुआ है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसको मैंने नेम किया हुआ है ए है, और एक रिजर्वायर है जिसका नेम मैंने किया हुआ है आर। और हमने क्या किया हुआ है कि उस एक ए सिस्टम को हमने रिजर्वायर के अंदर प्लेस किया हुआ है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास वो दोनों सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और इक्विलिब्रियम में आने से क्या होगा कि उनका जो टेम्परेचर होगा उन दोनों सिस्टम्स का, यानी कि सिस्टम का और रिजर्वायर का, उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और पार्टिकल एक्सचेंज होने के लिए क्या होगा उनका केमिकल पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। देन हम कह रहे हैं कि एनर्जी और पार्टिकल कंजर्वेशन कैसे हो रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास हमें पता है कि जो रेजरवायर होता है उसकी एनर्जी जो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर हम सिस्टम की बात करें। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वो रेजरवायर क्योंकि बहुत बड़ा है ना, अगर हम फाइनाइट रेजरवायर की बात करेंगे तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट रेजरवायर की यानी कि बहुत लार्ज रेजरवायर की बात करें हैं तो तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होगी रेजरवायर की वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सिस्टम प्लेस्ड। और इसी तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो भी रेजरवायर के बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द सिस्टम। तो इसलिए अगर हम उन दोनों का सम भी करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। कांस्टेंट क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास हमने अभी बात की कि रेजरवायर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सिस्टम। तो इस वजह से अगर हम इसका ओवरऑल सम भी लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा,
एक्चुअली वो रिजर्वायर के ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एनर्जी आएंगे। देन है नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं रिजर्वायर के लिए। तो उसके लिए ये जो हमने टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्बल में भी देखा था, सेम वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें यहाँ पे हम रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी ली है वो भी हम रिजर्वायर के ले रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम रिजर्वायर के ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ यूज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स आ जाएंगी रिजर्वायर के लिए, जिसमें अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ओके नेक्स्ट, लाइबा। Assalamualaikum. I am Laiba Amin. I am here to present the case one of the grand canonical example related to reservoir. इसके लिए सबसे पहले हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जो कि सिस्टम ए है, वो रिजर्वायर के साथ इन कांटेक्ट है और ये सिस्टम आइसोलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब हम कहते हैं कि जब पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सिस्टम ए से रिजर्वायर की तरफ, तो एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास फिक्स्ड है, उनमें कोई लॉस नहीं हो रहा। देन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टी एंड एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए यू टी, वो दोनों हमारे पास फिक्स है क्योंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। तो एनर्जी ऑफ रिजर्वायर हमारे पास टोटल एनर्जी एंड टोटल वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए, उन दोनों का डिफरेंस होगा। UR is the energy of the reservoir here, UT is the total energy which is fixed, and UA is the energy of the system. Similarly, number of particles in the reservoir is given by NR is equal to NT minus NA. Here, NR is the number of the particles in the reservoir, and NT is the total number of particles that we consider they are fixed, and NA is the number of particles in system A. Now the number of ways according to our assumptions will be given by omega WR is equal to alpha e की power this expression. Here NT and UT we consider they are constant, so by applying our assumptions the number of ways will be this. Then as we consider that the temperature and chemical potential is fixed and UT and NT are also fixed, so on the base of these assumptions alpha prime is also constant. The only varying terms are the energy of the system A and number of particles in system A. In case 1 we considered that NA could not be changed, but in case 2 we allow NA and UA to vary. Now Asma will continue. Now I am going to explain the case 2 in which we are considering a system. As in the previous case, we assume that the number of particles are fixed along with the energy, means both the energy and the number of particles are fixed. But in this case, the number of particles are allowed to vary along with the energy, means that in system energy and the number of particles both are changing. Because when we take the system to the reservoir, there is influence of reservoir on the system. So let's say we have I number of particles here, which have energy E I and the number of particles N I. It means for the first particle we can take energy E1 and the number of particles E2. For the second particle we can take the energy E2 and the number of particles N2 and so on. It means that every particle have some energy and every particle have some number. So we can write the total number of quantum states for such a joint system or the number of ways for the system as follows, in which we have the energy Ei and the number of particles Ni. Next.
the probability distribution function. The probability is the number of ways of getting the particular quantum state Wi divided by the total number of states W with all the possible energies and all possible number of particles. This expression is known as the probability distribution function, which can also be known as the grand canonical distribution function. In this function, we have to sum over the energies of the quantum states for all the number of particles. As in the canonical example, the denominator in the Boltzmann probability expression was called the partition function z. But in the grand canonical example, the factor in the denominator is expressed in the previous slide is called the grand partition function. It is expressed as by the symbol, this symbol, which is called the grand partition function. It is comparable to z, but in this case, the number of particles are allowed to vary. We can write the normalization constant if we sum the probabilities over all the quantum states equals to 1. It follows that the grand partition function is the factor which is needed to get the sum of the probabilities equals to 1. Now Nayab will continue. Assalamu alaikum everyone, Nayab here, and I'm going to present one example of grand canonical ensemble, that is absorption of atom on surface side. And an example of grand canonical ensemble, we are supposing a model where we change both energy and number of particles on a lattice side. Suppose that there is a surface on which there are sides where atom can be absorbed. Each side can be empty or have atom. Out of that system, we let only one side, let's call it I. So there will be two events take place. There are two options, means दो ही काम हो सकते हैं. I state पे एक state ले रहे हैं हम. तो first ये हो सकता है कि वहाँ पे particle है, एक particle है एक side पे, और second ये चीज हो सकती है कि particle नहीं है वहाँ पे present. So when there is no particle, so ni equals to 0, so वहाँ पे energy भी 0 होगी. When there is one particle on side I, so number of particles ni is 1, or it have some energy ei. So we write for the both of the situation, we can write the grand partition function, and that is the sum of both the situations. The first exponential term show that ni equals to 0 and ei equals to 0. So the in partition function z, that exponential term goes to 0 and e power 0 is tends to be 1. And the second term represents that there is one atom on side I, and I equals to 1 and ei is equals to some energy ei. So our grand partition function become 1 plus e power ei minus mu over kBt. So we can write the probability that there is one particle present on the side I. So probability लिखने के लिए probability atom के present होने के लिए लिख रहे हैं, तो exponential term भी उसी की आएगी divided by total grand partition function, that is the sum of the states. So by putting the value of c, we get Ci. Next. So we can divide the numerator and denominator by that exponential term and get Pi is equals to 1 over e power exponential ei minus mu over kBt plus 1. So in this expression, if we can see that exponential term and Pi are inversely proportional. So if we decrease the factor ei minus mu, we get the Pi increases. If exponential factor पूरा अगर decrease हो रहा है, अगर वो 0 हो रहा है, तो e power 0 is 1, we get the probability 0.5. And if the exponential factor is decreased to we can also get the probability 1. If similarly
or vice versa, if the exponential function factor ei over mu, ei minus mu increases, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वी गेट ई पावर इंफिनिटी एंड 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी इस फैक्टर के इंक्रीज होने से. नेक्स्ट, if we calculate the probability, so we can also calculate the average number ni of the particle on site I. So we can say that the probability that no particle is present on site I is 1 minus pi. Let's suppose कि अगर ni जब 0 है तो उसकी probability 1 minus pi है, तो ni 0 is multiplied with its probability. We add the n when ni is equals to 1 and the probability is pi. So the average number ni is a sum of both the situations, and we get 1 into pi. So we put the value of pi and get the expression of average number of particles, and that average number of particles can also be used to describe the average number of Fermi particles in single particle state. So Manahil will explain the next slide. Assalamualaikum, I am Kanat Arshad, and let us see the problem related to grand canonical ensemble. So the problem statement is the partition function for an ideal gas of n atoms is approximately Zn equal to Z1 power n divided by n factorial. Show, for example, by considering the power series of expansion of e to the power lambda z, where lambda is equal to e to the power mu by kBt, that the grand partition function for this gas is, it's a mistake, it is not z, it will be the expression for the grand canonical grand partition function, which is equal to e to the power lambda z1. Next. The solution, grand partition function is given by z bar is equal to summation n equal to 0 to infinity summation I e to the exponential power minus e1 of n minus mu n divided by kBt. Here E1 is the energy of the quantum state and n is the number of particles. And as we are given in the question, lambda is equal to exponential mu by kBt. And let us call the rest of the expression Zn is equal to summation I exponential to the power minus E1 of n divided by kBt. Next. The grand partition function, the expression for the grand partition function we have seen will become z equal to summation n equal to 0 to infinity lambda to the power n and zn. And as also given in the question, zn is equal to z1 to the power n divided by n factorial. If you put the zn in the above expression, we will get, next slide, we will get this expression where z1 is the single particle partition function. So if we see the series of e to the power nx, then this series is equal to summation n equal to 0 to infinity x to the power n divided by n factorial. So here if we compare both the expression, so here x is equal to lambda z1 and small n is equal to capital N. So we can write the grand partition function as exponential to the power lambda z1. So that's all. Now next please. I'm Manahil Zahid and I'm here to present the grand potential. Next slide. The grand potential is a quantity used in statistical mechanics, especially for irreversible processes in open systems. The grand potential is the characteristic state function for the grand canonical example. And we can say this is a form of thermodynamic energy.
हमने इससे पहले ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन पढ़ा है, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल जो है वो ग्रैंड पार्टीशन और ग्रैंड पोटेंशियल को लिंक अप करता है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोपी लेनी है ग्रैंड, जैसे हमने कैनोनिकल एग्जांपल में ली थी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमने entropy consider करनी है, और as this link up with the grand partition function, so we will take probability in terms of grand partition function. That's why we take probability of grand canonical ensemble. इस वजह से denominator में हमारे पास ये grand potential आया partition function. Then entropy becomes this. Next slide. तो जब हमारे पास सिग्मा पी आई ई आई होगा तो वो हमारे पास एवरेज एनर्जी हो जाता है, और जब सिग्मा आई एन आई पे अप्लाई होगा तो वो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास अगर हमने ग्रैंड पोटेंशियल निकालना है तो इसी वाली एस वाली इक्वेशन को, एंट्रोपी वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास ग्रैंड पोटेंशियल आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमने एंट्रोपी का डिफरेंशियल लिया, जो हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू आई थी उसी का हमने डिफरेंशियल लिया, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। और फिर हमने जो हमारे पास ग्रैंड पोटेंशियल निकला था, जो उसकी वैल्यू निकली थी, हमने उसका भी डिफरेंशियल लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू हुई है। और ये इस इक्वेशन के थ्रू हम एंट्रोपी, प्रेशर और एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जो कि ये है। नेक्स्ट। Who will explain the example? Group 3. Halima will continue.